दोस्तों नमस्कार। नॉर्थ ब्लॉक में आज हलवा बना। हलवा जी। बजट से पहले अक्सर बजट की जब आखिरी तैयारियां हो रही होती हैं तो हलवा बनाया जाता है और उसमें उस कढ़ाई में कलछुन जो होता है वह देश के वित्त मंत्री चलाते हैं। इस वक्त निर्मला सीतारमण है, वही उस कलछी को चला रहे थे और हलवा कितना मीठा या कितना तीखा तीखा नहीं होता है। इसीलिए शायद भारत का बजट हमेशा एक चकाचौंध को दिखलाता है। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए कि रायसीना हिल्स पर बाबुओं की या कहें नौकरशाही की आवाजाही कम हो चली है। उसकी बड़ी वजह शायद उसी आंकड़ों का खेल है जिसके जरिए विकसित भारत का नक्शा एक बार फिर खींचा जाएगा। 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ते हुए कदम बताए जाएंगे। लेकिन देश के आर्थिक सलाहकारों के भीतर एक डर तो है, और वो डर सवाल की शक्ल में जब मंत्री महोदय से पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता है? इतनी बड़ी तादाद में इस देश में जो टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स के आसरे इस देश में खास तौर पर जो मिडिल क्लास है, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उसमें अगर सुधार नहीं हुआ तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। भारत का बाजार आगे बढ़ नहीं सकता है, वो चाहे शेयर बाजार हो, चाहे इस देश का उत्पादों को लेकर खुदरा बाजार हो। कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके मुश्किल हालातों में वह ईएमआई भी चुका पाने की स्थिति में है नहीं, और पेंशन तक के पैसे से लोग अपने घर बार को चलाने के लिए मजबूर हो चले हैं। जो पेंशन का पैसा भविष्य में कभी कोई मुश्किल ना आ जाए इसलिए रखा जाता था। शायद इकोनॉमिक एडवाइजर के ये सवाल सरकार की कानों में गूंज रहे हैं। इसीलिए इस दौर में जो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डामाडोल है, 3 सवाल इस देश के सामने हैं। प्रधानमंत्री को अमेरिका का सामना करना है, यह ट्रंप रूल है। उससे कैसे निजात मिलेगी प्रधानमंत्री खुद अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि ट्रंप को लेकर पूरा विश्व असमंजस की स्थिति में है। दूसरा सवाल है, फाइनेंस मिनिस्टर को इस दौर में सरकार भी बचानी है, और सरकार बचाने का मतलब यह होता है जो सरकार को थामे हुए हैं, उसमें खास तौर से चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने आज मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद यह भी सवाल उठा कि कहां कहां कितना कितना पैसा किन राज्यों को देना है और उसके आसरे राजनीति कैसे साधनी है। यानी देश को चलाने के लिए मौजूदा सत्ता से बेहतरीन कुछ नहीं होता है, बजट कुछ ऐसा बनाना है। इसीलिए शायद आज की मुलाकात की इस तस्वीर को एक बार देख लीजिए। तो यह तस्वीर बतलाती है कि सरकार को बचाना है, यह वित्त मंत्री की पहली प्राथमिकता होती है। और तीसरा सवाल है, इस देश में आरबीआई महंगाई से निजात दिला नहीं पा रहा है। रुपया जितना नीचे गिरता चला जा रहा है डॉलर की तुलना में, उसका लेकर कोई उपाय उसके पास है नहीं। अब नया सवाल बैंकों को लेकर है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी कैसे बढ़े। इसके लिए नए नियम कायदे तय किए जा रहे हैं जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। यानी प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो या फिर आरबीआई हो, तीनों के सामने सवाल है। लेकिन मौजूद सवाल उस इकोनॉमिक एडवाइजर का है, क्या वाकई टैक्स जितना बढ़ा दिया गया है, क्या उसमें रियायत देने की गुंजाइश पैदा नहीं करनी चाहिए? और इस सवाल के अक्स तले जो खांचा रखा जा रहा है वो वाकई इस देश के भीतर की डावाडोल अर्थव्यवस्था में डराने वाला तो है। क्योंकि शेयर बाजार नीचे जा रहा है, जीडीपी नीचे जा रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे जा रहा है। कोर सेक्टर जो 8 बड़े प्रोडक्ट्स किसी भी देश को चलाते हैं और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं, वो माइनिंग हो सकता है, वो लोहा हो सकता है, वो कोयला हो सकता है, वो एनर्जी हो सकता है, सब कुछ नीचे क्यों जा रहा है? यानी पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर बैठी हुई क्यों है? और इन सब के बीच महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे वो फल सब्जी हो, चाहे चावल दाल तेल हो।
और इन सब के बीच आरबीआई के पास उस मिडिल क्लास को ईएमआई से राहत देने की स्थिति में वो आ नहीं पा रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल है कि जो विदेशी पैसा भारत के शेयर बाजार में लग रहा है वो लगातार निकाला जा रहा है। और कहानी इतनी बड़ी हो चली है और इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर मौजूदा वक्त में अमेरिकी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, युद्ध की परिस्थितियों का थमना और उसके बाद भारत की इकोनॉमी को कैसे संभाला जाए, शायद ये इतनी बड़ी बेचैनी सरकार के भीतर समा चुकी है कि उसे तय करना ही होगा। क्या वाकई टैक्स इस बार खत्म किया जाए, कम किया जाए, या फिर जस का तस रखा जाए या बढ़ा दिया जाए? कोई दूसरा उपाय भारत की इकोनॉमी के पास बचता नहीं है। टैक्स के इर्द गिर्द पूरी परिस्थितियां डोल रही है। तो क्या वाकई इकोनॉमिक एडवाइजर का सुझाव टैक्स को लेकर सरकार ने उस पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है? और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अमेरिका तक के भीतर जब नए राष्ट्रपति ट्रंप यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हमने तो एक एक्सटर्नल पॉलिसी बनाई है जिसमें बाहर से जो सामान आता है उससे ही इतना पैसा निकाला जाए कि अपने देश के भीतर में टैक्स ना लिया जाए। अगर अमेरिका में टैक्स कम या ना लेने की परिस्थिति में उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है तो भारत क्या उसी रास्ते को पकड़ने जा रहा है? क्योंकि मौजूदा वक्त की हकीकत पहले आप परख लीजिए। इस देश के भीतर में जो बजट चलाने के लिए पैसा आता है उसमें से 90% से ज्यादा पैसा टैक्स के जरिए आता है। आसानी से समझे तो इस देश में जो इनकम टैक्स वसूला गया, अगर इस बीतते हुए बजट को देखें तो 2024-25 का बजट है, अब तो 25-26 का बजट आएगा। 24-25 के बजट में इनकम टैक्स, उसमें खास तौर से मिडिल क्लास की तादाद 99% है। उससे इनकम टैक्स की वसूली 30% की होती है। कुल टैक्स के वसूली में से 30% इनकम टैक्स का होता है। जीएसटी, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के आश्रय जो टैक्स की वसूली होती है वो तकरीबन 28% है। दोनों जोड़ दीजिएगा तो लगभग ये 58% हो गया। यानी कुल टैक्स का 58% इनकम टैक्स और जीएसटी। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स का जिक्र होता है। कॉर्पोरेट टैक्स 27% है, यानी इनकम टैक्स और जीएसटी से कम वो कॉर्पोरेट टैक्स है जिस कॉर्पोरेट का नेटवर्थ इनकम टैक्स और जीएसटी वसूली करने वाले इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें समा जाएं और उनका जो पूरी पूंजी हो उससे ज्यादा यह कॉर्पोरेट टैक्स देने वाले लोगों के पास पूंजी होती है, तो उससे 27% लिया जाता है। एक्साइज ड्यूटी के जरिए 8% की वसूली है, कस्टम के जरिए 6% की, यानी कस्टम और एक्साइज 14% हो गया। यानी सब जोड़िएगा तो लगभग 99.5% हो गया, 99.95% हो गया, और 0.5% दूसरे सेस और टैक्स के जरिए वसूले जाते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसके अलावे कोई कमाई सरकार कर नहीं पाती है? बिल्कुल नहीं। सरकार की कमाई इस रूप में है ही नहीं कि वो टैक्स से इतर सोचे। तो क्या टैक्स का पैसा ही इस देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार हर चुनाव में बनाया जा चुका है? तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यह सवाल इकोनॉमिक एडवाइजर का दूसरा सवाल था। क्योंकि खुद मंत्री महोदय का कहना था कि एक तरफ राज्यों में जो राजनीतिक सत्ता साधने के लिए लाभार्थी पैदा किए जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और उसके दायरे में अब इस देश के भीतर में कुल लाभार्थियों की तादाद, अगर सेंट्रल की स्कीम है और स्टेट की स्कीम है, अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होनी चाहिए। इस देश के भीतर में लगभग 98 करोड़ लोग लाभार्थी हैं। उसमें महिलाएं भी आती हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं जिनको मुफ्त में शिक्षा का जिक्र हो रहा है, उसमें बुजुर्ग भी आते हैं, उसमें बिना नौकरी पेशा करने वाले लोग भी आते हैं, उसमें नहीं पढ़ाई करवाने वाला तबका भी आता है, यानी कोई बचा नहीं है। और इन सब के बीच लाभार्थियों के आश्रय चलते हुए इस देश में अगर आपने कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं किया तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। यह सवाल भी इकोनॉमिक एडवाइजर का है कि पॉलिटिकल तौर पे निर्णय तो लेना पड़ेगा, डर नहीं लगता है क्या? अन्यथा आप उपाय करते चले जाएंगे, रास्ता कुछ नहीं बचेगा।
क्योंकि जो टैक्स की वसूली होती है उसमें से 21% स्टेट को देना पड़ता है। स्टेट की भी भागीदारी है, लेकिन उस 21% में से बीते फाइनेंशियल ईयर में भी पैसा जो दिया गया है स्टेट्स को वह सिर्फ 9% है। यानी 12% पैसा स्टेट को नहीं दिया जा पा रहा है। यह स्थिति नाजुक है। और इसके बाद अगर आप सिलसिले को पकड़ना चाहते हैं तो इस देश को कैसे चलाया जाता है, हमें लगता है आज बहुत दूर सोचने की जरूरत नहीं है। सोचिए, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स भी हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्टर कोऑपरेटिव्स को लेकर जिन बातों का जिक्र करते हैं, आज वो पूना में थे और वो लगे बताने कि किस तरीके से खेती जो होती है उस खेती में किन किसानों को कितना लाभ मिलेगा। यानी इस देश के भीतर में एक तरफ किसान सम्मान निधि है जिसके दायरे में आने वाले छोटे और सीमांत किसानों की संख्या तकरीबन 9.5 करोड़ है। उससे हटकर खेती के नए रास्ते बताते हुए और मुनाफे के उपाय का जिक्र करने का जो खुद अमित शाह बतौर कोऑपरेटिव मंत्री कह रहे हैं, एक क्षण के लिए सुन लीजिए, क्योंकि चलती हुई फिल्म के बीच यह एंटरटेनमेंट का एक नया अध्याय है कि भारत में आने वाले बजट और इस देश के किसानों को जिनको लागत भी नहीं मिल पाती है उससे हटकर उनको मुनाफा किस रूप में हो सकता है। छोटा सा हिस्सा है, सुन लीजिए। और मोदी जी ने अब जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, वो सहकारिता मंत्रालय ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के उपज को पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए भारत ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाया है। ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड मल्टीनेशनल होगा। सर्टिफिकेट वाले किसानों की सारी उपज वो खरीद लेगा और इसको बेचकर जो मुनाफा आएगा वो सीधा किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने की व्यवस्था की। यह सुनाने की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि इस देश में खेती से जुड़े हुए लोगों की तादाद सरकारी आंकड़ों में तकरीबन 52% है। यानी इस देश में 52%, 52% लेबर खेती से जुड़ा है और खेती का जीडीपी में लगभग 18% का योगदान है। यानी यूं भी आप समझ जाएंगे कि रईस और गरीब और मिडिल क्लास की लकीर कैसे खींचनी है। लेकिन सवाल तो उस टैक्स का है जिस टैक्स के आश्रय यह देश चल रहा है। यानी 92% अगर टैक्स वसूली इस देश में बजट के तमाम कार्यकलापों को पूरा करती है तो उस 92% टैक्स की वसूली के भीतर से 21% स्टेट को देना होता है जो नहीं दे पाए। इंटरेस्ट 19% देना है जो नहीं चुका पाए हैं। इस बार सिर्फ 11% दिया गया है इंटरेस्ट पेमेंट अभी तक हुआ है। सवाल है जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इस पे बजट कितना खर्च हो जाता है। यह तकरीबन 24-25%, यानी 1 रुपए में 25 पैसा, 100 रुपए में 25 रुपए सीधे सरकार के उन स्पॉन्सर्ड योजनाओं पर खर्च होता है जिसके जरिए वोट का जुगाड़ होता है। अब इसके बाद जब बढ़िएगा तो इस देश में सरकार कहती है हमने सब्सिडी दे रखी है। सब्सिडी कुल 6% है, पेंशन सिर्फ 4% है और इसके अलावे पैसा फाइनेंस कमीशन और दूसरी जगह जो ट्रांसफर किया जाता है वो 9% है। इन सब के बीच यह भी आप पूछ सकते हैं कि वाकई हेल्थ और एजुकेशन पर कितना खर्च होता है। तो एक चीज जान लीजिए, हेल्थ और एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च होता है जो पैसा 20 साल पहले इस देश के बजट में जो खर्च होता था उस बराबर खर्च होता है। यानी अभी भी हम हेल्थ में 2% जीडीपी का पार नहीं कर पाए हैं। एजुकेशन सेक्टर की भी कमोवेश यही स्थिति है। पैसा कैसे दें, हैंड टू माउथ की स्थिति में क्या देश की इकोनॉमी को लाकर टैक्स वसूली ही एकमात्र रास्ता बच गया है? तब इसमें एक एक कदम अब आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। इस देश के भीतर में पैसे की उगाही या पैसे का खेल करने के लिए
जो अलग अलग इंडस्ट्रीज काम करती है वो बैंकों से लोन लेती है और लोन का पैसा वो नहीं चुका पाती है, वह धीरे धीरे एनपीए में तब्दील होता है। उस पैसे को दिखाई ना दे इसके लिए सरकार रिटर्न ऑफ करती है। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश के कुल एनपीए में से लगभग 37% पैसा जो है वह इंडस्ट्रीज ने लिया, जिन इंडस्ट्री का काम है प्रोडक्शन करना और लेबर को नौकरी दे देना। यहां भी चीजें फेल हो गई और इन सब के लिए मापदंड के लिए जो एनसीएलटी बनाई गई, यह सोचकर कि इसके आश्रय जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर काम करती है उसके आश्रय एनसीएलटी बनेगी, तो जो बैंकरप्ट होने वाली इंडस्ट्रीज है उनकी सही कीमत बाजार में लगाई जा सके, वसूला जा सके। लेकिन हमने बार बार इसका जिक्र किया, पिछले दिनों तो एक नई खबर आई कि सरकार एनसीएलटी में काम करने वाले लोगों को ही वेतन तक नहीं दे पा रही है। यानी यह सवाल नहीं है कि मुंबई ऑफिस में 7,000 केसेस एनसीएलटी में अटके पड़े हैं, 70,000 करोड़ के डिस्प्यूट फंसे पड़े हैं, लेकिन 140 इंप्लॉई जिसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, कुछ आउटसोर्स किए गए हैं, इनको सैलरी पेमेंट ना हो और 6 महीने से ना हो तो वो अपनी ईएमआई कैसे दे पा रहे होंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का वहां पर बैंकरप्सी के तहत उसको बाजार में बेचने और खरीदने के कागज दस्तावेज संभाल रहे होंगे। इसीलिए उस इकोनॉमिक एडवाइजर की बात पे दोबारा आई है। वो जानता समझता है कि दरअसल इस देश में टैक्स की मार क्या है। वो जानता समझता है कि टैक्स की मार शायद लोगों को अब उस दीवार तक ले जा चुकी है जिसके पीछे वो जा नहीं सकता और आगे बढ़ने पर उसकी जिंदगी चल नहीं पाएगी। तो वह वहां से गुस्से में विरोध करेगा। और इस राजनीतिक परिस्थिति में 5 ट्रिलियन के समानांतर प्रधानमंत्री ने 10 ट्रिलियन का जिक्र किया कि हम 1 दशक में हमारी इकोनॉमी 10 ट्रिलियन की होगी। 5 ट्रिलियन अभी हुए नहीं है, 5 ट्रिलियन डॉलर की जो बात होती है वह हुए नहीं है। अब यहां पर लौटिए उस बाजार में, जो बाजार इस देश के मिडिल क्लास के जरिए चलता है। उस दायरे में हो सकता है आपको लगे शेयर बाजार भी उनमें से एक है, यकीनी तौर पर शेयर बाजार एक है। और शायद शेयर बाजार की स्थिति को अगर आप समझना चाहते हैं तो इससे भी समझ लीजिए कि सितंबर से लेकर जनवरी तक जो म्यूचुअल फंड था, जो रिटेल का इन्वेस्टर जो पैसे से खरीदता है बाजार में सामान, उसी तरीके से वो शेयर बाजार में भी रिटेल इन्वेस्टर होता है। उसका 27 सितंबर 2024 से आज की तारीख तक में तकरीबन 55 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 27 सितंबर में हाईएस्ट पे था इस देश का शेयर बाजार, और उसको अगर आप परखना शुरू करें तो उसको हमारी टीम ने काम किया और बताया कि इसको आप जरूर बता दीजिएगा इस देश के भीतर का सच क्या है। 85,978 तक गया था, आज 75,000 के नीचे आ गया, यानी तकरीबन 12% की नीचे आ गई है सेंसेक्स। निफ्टी में भी लगभग जो 26,000 पार था, आज 23,000 के इर्द गिर्द आकर घूम रहा है, इसमें भी लगभग 12.5% नीचे आ गया है। और जो शेयर बाजार को समझते हैं वो जान लें कि सितंबर से जनवरी के बीच में बीएसई का मिड कैप हो लगभग 13%, बीएसई का स्मॉल कैप हो लगभग 10%, बीएसई का लार्ज कैप हो लगभग 13.5% नीचे आ गया है। और जो बाजार भारत का चलता फिरता नजर आना चाहिए था उसके भीतर का सच यह है कि निफ्टी में ऑटो के क्षेत्र में जो शेयर बाजार नीचे गिरा है वो लगभग 19.22% है। जो बैंक के शेयर गिरे हैं निफ्टी में वो तकरीबन 10% है। जो ऑयल एंड गैस, जो एनर्जी का क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा शेयर बढ़ने चाहिए, वो तकरीबन 17.47% नीचे आया है। जो मेटल का क्षेत्र है, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा है, सरकार पिछले बजट में बता चुकी है हम कितना पैसा लगाएंगे, लेकिन मेटल के क्षेत्र में भी तकरीबन 15.23% शेयर नीचे आया है। और जिस आईटी सेक्टर की धूम दुनिया के बाजारों में और भारत के इंटेलेक्चुअल्स के आश्रय और आईटी सेक्टर के आश्रय धूम मचाती है, और वही सर्विस सेक्टर अमेरिका तक में डंका पीटता है भारत का, उसके शेयर भी लगभग 1.45% इस दौर में नीचे आए हैं। रास्ता क्या है? टैक्स में रियायत नहीं देने पर जनता सामने खड़ी है।
रियायत देने के बाद कोई रास्ता सरकार को सूझता है या नहीं सूझता है। हमें लगता है इसमें मार्केबल वाली बात सबसे यह है कि अब भारत रूस से 30% छूट के साथ तेल नहीं ले पाएगा। अमेरिका ने पाबंदी बढ़ा दी, तेल के बाद टैंकर्स पर भी लगा दी, और कंपनियां बता रही हैं, तेल कंपनियां जिसमें बीपीसीएल भी है, वह भी बताता है कि दरअसल 31% की छूट तो मिल रही थी दिसंबर के क्वार्टर तक, उसके बाद वो घटनी शुरू हुई, 20% तक आई। लेकिन जो हमने 10 जनवरी से पहले जो भी तेल की मांग की थी, क्योंकि 10 जनवरी को अमेरिका ने टैंकर्स पर प्रतिबंध लगा दिया, अब जो तेल आएगा वो मार्च तक ही आ सकता है, और मार्च की 12 तारीख के बाद हमें उस बाजार से ही दोबारा तेल लेना होगा जिससे पहले लेते थे, जो मनमोहन सिंह का काल हुआ करता था, जिस समय युद्ध नहीं था और तेल की कीमत के बावजूद भी भारत के बाजारों में तेल का दबाव और बोझ उस रूप में नहीं था जो मौजूदा वक्त में है। यानी एक ऐसी परिस्थिति कि आपके पास रास्ता है क्या, यह पता पाने की स्थिति में कोई नहीं, क्योंकि भारत 85% जो तेल बाहर से मंगाता है उसमें 38% वो रूस से मंगाता था, लेकिन अब दोबारा से इराक, सऊदी अरब और यूएई का रास्ता उसे देखना है, और वहां पर तेल की कीमत एक झटके में आपको उस पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देती है जिस पोजीशन में आप भारत में 100 रुपए तेल प्रति लीटर बेचना जो चाहते हैं बेच तो सकते हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी में अब कोई मदद नहीं होगी, जो बीते दिनों तकरीबन 70,000-80,000 करोड़ की आपको रियायत राहत के साथ इकोनॉमी बूस्टअप होती रही और आप दूसरी जगह पैसा उड़ाते रहे। तो क्या होगा? जो इकोनॉमिक एडवाइजर का सवाल है, क्या टैक्स को लेकर कोई डर नहीं लगता है? यहां पर इसलिए जिक्र ज्यादा जरूरी करने की है क्योंकि जो भारत अमेरिका में सामान बेचता है, यानी भारत जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, और भारत जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल करता है चीन के साथ, अब इसको इस रूप में भी समझिए कि अमेरिका में भारत ज्यादा माल भेजता है, कम माल मंगाता है, चीन में ज्यादा माल मंगाता है, कम माल बेच पाता है, तो इसका सीधे सीधे डॉलर पर असर, सरकारी खजाने पर असर। अमेरिका से अभी तक लाभ हो रहा था हर साल तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए, जो सरप्लस था बैलेंस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और चीन के साथ घाटा जो हो रहा था वो 7 लाख करोड़ का। अब सवाल यह है कि अमेरिका 10% चीन पर टैरिफ बढ़ाएगा तो चीन अपने माल को लेकर दोबारा भारत में और सस्ते में माल लेकर घुसेगा क्या? और भारत की अपनी इंडस्ट्री उस दिशा में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है क्या? क्योंकि आपने उस उपाय की दिशा में ध्यान ही नहीं दिया जिसका जिक्र बार बार होता है कि एमएसएमई आपने खत्म कर दिया और चंद कॉरपोरेट को बढ़ाते चले गए, और उसके बाद इस देश में बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा चाहिए, जनता का बोझ बढ़ते चला जा रहा है। तो क्या वाकई उस इकोनॉमिक एडवाइजर की बात कितनी सही है कि डर नहीं लगता है? इतना ज्यादा टैक्स आप वसूल रहे हैं, और इसको वसूलने के साथ साथ एक सवाल यह भी है कि इस देश के भीतर जो बड़ा रोजगार मिलता था जिस क्षेत्र में, उसमें टेक्सटाइल था, उसमें लेदर था, उसमें फुटवेयर था, उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी थी। आप ध्यान दीजिए, जो डाटा खुद सरकार बताती है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में तकरीबन $2 बिलियन का 2018-19 की तुलना में आज की तारीख में हम कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाला हिस्सा है उसमें तकरीबन $8 बिलियन कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। लेदर के क्षेत्र में तकरीबन $1 बिलियन की कमी आई है। फुटवेयर में भी कुछ कमी आई है। यानी जिन जगहों पर लेबर जुड़ा हुआ जो सेक्टर था वहां पर भी आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो संकट जो काम कर रहे थे उनके भीतर भी है। लेकिन दोबारा इस पूरी सारी कड़ी के भीतर आखिरी सवाल बार बार यही आता है, क्या पहली बार सरकार कोई क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है? क्योंकि इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी उसको इजाजत नहीं देगी कि वह उस शेयर बाजार पर टिक जाए, उस अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के आसरे टिका रहे जो पैसा भारत के बाजार में लगाते हैं। जी नहीं, वो सिमटता जा रहा है या वापस पैसा लोग निकाल रहे हैं। क्योंकि उसका भी एक आंकड़ा हमारी टीम ने निकाल कर बताया कि दर बोले कि इनको जरा जानकारी दे दीजिएगा कि भारत के बाजार में जो पैसा लगता है उसमें हर बरस जितना पैसा निकाला जा रहा है या हर महीने जो विदेशी पूंजी भारत के शेयर बाजार में लगी हुई है वो निकाली जा रही है, उतना घरेलू लोग पैसा लगा पाने की स्थिति में है ही नहीं।
इसीलिए तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए सितंबर के बाद से अभी तक पैसा निकाला गया है। और जो घरेलू निवेशक जो उसकी भरपाई करने में थे, उसमें भारत में LIC है, उसमें बैंक है, या सरकार के जो सर्विसेज सेक्टर में अपने तौर पर जो पब्लिक सेक्टर है, उसके भीतर का सच भी है कि उसका कोई मूल्य अब FIs के सामने बचा नहीं। और FIs इस देश के भीतर की पूंजी को, शेयर बाजार को संभालने में लगा रहे हैं। तो कहीं 2 लाख करोड़ से ज्यादा अगर विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया तो 2,18,000 करोड़ रुपए की खरीद यहां के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वालों ने कर डाली। यही है बैलेंस, यही है चेक। तो रायसीना हिल्स पर कदम बढ़ते समय किसी नौकरशाह से मौका मिले तो पूछ लीजिएगा इकोनॉमी का हाल क्या है। और अगर बजट से पहले मिल जाए तो जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या वाकई सरकार के माथे पर शिकन आ गई है टैक्स को लेकर, टैक्स पेयर के परेशानियों को लेकर। और अगर इन दोनों से मुलाकात ना हो तो फिर इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात आज हलवा बनाने के वक्त कई नौकरशाहों की हुई। उसमें भी हंसी ठहाके के बीच एक ही बात गूंज रही थी, हमारी इकोनॉमी दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। उसके बाद टारगेट 10 ट्रिलियन का है और बजट का मर्म तो 2047 में भारत को विकसित बनाएगा ही। तो फिर हलवा का मजा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।